हेलो, मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे सेकंड ग्रेड लोक प्रशासन 2026 में जुलाई में एग्ज़ाम है और 2025 में जुलाई में। ये देख सकते हो, जुलाई का जो पेपर था 2024 का, जो 3 जुलाई मैंने लिखा है, लेकिन जुलाई में हुए थे ये पेपर सेकंड ग्रेड के, जिसके लोक प्रशासन के जो 18 या 17 18 प्रश्न आए थे। ये देखो, तो 18 प्रश्न मैं करवाऊंगी पूरी के पूरी। सेकंड ग्रेड एसएसटी लोक प्रशासन में, जो लोक प्रशासन का जो सिलेबस है ना एसएसटी में, वो ज़्यादा चेंज हुआ है। तो वो क्या चेंज हुआ वो बताऊंगी, और पहले वाला भी बताऊंगी और अब वाला भी बताऊंगी आपको। तो ये मैंने लाई थी सेकंड ग्रेड जो कलाम की बुक है, ये 2022 वाली वो सिलेबस है इसके अंदर। और 2024 वाली जो 25 में एग्ज़ाम हुआ ना, क्योंकि सितंबर में ही सिलेबस हुए हैं, अभी 2025 में सितंबर में नए सिलेबस जारी हुए हैं। और मेरा जो था ये 24 वाली है मेरे पास अभी, जो पुरानी वाली है। यहाँ आप देखोगे तो ये जो पहला वाला सिलेबस है, ये लोकपाल वाला, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण सिद्धांत, अभी जो वर्तमान नाम चेंज हुए, ये लाल पेन से मैंने लिखे हैं। और ये पूरा हट गया है, प्रथम और द्वितीय लोक प्रशासन पूरा हट गया, और लोकपाल शब्द ये भी हट गया है। ज़्यादातर 3 ही हटे हैं, बाकी जोड़े बहुत से हैं, वो देखेंगे अभी। तो ये लोक प्रशासन के सिद्धांत तो थे ही पहले ही, लेकिन उसके नाम लिखे गए हैं अभी। पदानुक्रम का, नियंत्रण का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, रेखा स्टाफ है ना, लाइन एंड स्टाफ लिखा हुआ ना, वो है। तो ये सब जोड़े गए हैं अभी। पहले सिर्फ लोक प्रशासन के सिद्धांत लिखा था, लेकिन लोक प्रशासन के सिद्धांत में आप टेलर का, जो है ना, हर्बर्ट साइमन का, वो थे। लेकिन ये जो है ना, ये संगठन के सिद्धांत हैं, वो जोड़े गए हैं। किसके? संगठन के सिद्धांत जोड़े गए। उनको मैं ये जो है ना, पदानुक्रम का, नियंत्रण का, पर्यायोजना, रेखा स्टाफ, ये सब आपको एनसीईआरटी बुक से मैं नोट्स दूंगी। और कल ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके तो नोट ये है ना, लोक प्रशासन की प्रकृति अर्थ में है, तो इसकी तो मैंने नोट्स दे दिए। अब अलग से एक प्ले लिस्ट बनाऊंगी, उसके अंदर इसके नोट्स सारे आपके साथ शेयर कर लूँगी। और प्रश्न कौन कौन से आए वो देखना अभी, और प्रशासन का विकास वगैरह। अब लोक प्रशासन के दृष्टिकोण या सिद्धांत, तो लोक प्रशासन के सिद्धांत में तो टेलर का सिद्धांत है, हम पढ़ेंगे, है ना, मार्क्स वगैरह, वर्ग संघर्ष का। और वो जो आता है ना, क्या कहते हैं, हर्बर्ट साइमन का जो भी था, व्यवहारवादी सिद्धांत, टेलर का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, एल्टन मेयो का, तो वो सिद्धांत है। जबकि ये जो लिखे हैं ना, ये संगठन के सिद्धांत है, तो इनको भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। और ये लाइन वो है जो चेंज नहीं की गई। इससे अभी 2026 में नहीं, 25 में एग्जाम में प्रश्न आया है, यहाँ से अभिप्रेरणा से भी आया है। तो कौन कौन से आया है वो देखेंगे हम। भारत में जो प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से 2-3 प्रश्न आए हैं यहाँ से अभी 2025 के एग्जाम में, लेकिन अब ये यूनिट पूरी हटा दी गई हैं। और लोकपाल ये भी हटा दिया गया। तो आपका जोड़े कौन कैसे गए हैं, तो यहाँ आप देखना, मैंने बताया। एक तो ये जोड़ा गया, जो सिद्धांत तो दिए हुए थे, नाम उनका लिखा नहीं था, यहाँ नाम लिख दिए, तो अब इसको ही पढ़ेंगे। प्रशासनिक है ना, व्यवहार, प्रशासनिक व्यवहार में निर्णय, ये तो चेंज हुआ ही नहीं है, ये तो है ही। राजस्थान में प्रशासनिक संस्थाएं, ये जोड़ा गया है। तो राज्य चुनाव आयुक्त, लोकायुक्त तो पहले भी था, अब भी है। राज्य मानवाधिकार आयुक्त नया जोड़ गया है। राज्य सचिवालय के 2 संभागीय आयुक्त वगैरह अब सब आएगा इसके अंदर, सचिव वगैरह, सीएमओ ऑफिस वगैरह। तो ये ज़्यादातर बड़ा टॉपिक है। सूचना का अधिकार से अभी भी 25 में भी एग्जाम आया था, कौन सा वो बता दूंगी, और नेक्स्ट में कौन सा आएगा तो वो आगे हम यूनिट वही पढ़ते रहेंगे। सूचना का अधिकार के निदेशालयों की भूमिका, वो सब हम, राज्य की सचिवालय के निदेशालयों की भूमिका वो देखेंगे। तो ये तो है सिलेबस, मैंने बता दिया। प्रशासन का उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, ये बड़ी यूनिट है, और यहाँ से प्रश्न आने के बहुत सारे चांस हैं। तो विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका नियंत्रण, इन तीनों पे नियंत्रण किस तरह से होता है प्रशासन का, वो देखेंगे हम। और नियंत्रण, सामाजिक अंकेक्षण, नियंत्रण अलग से दिया हुआ है। सामाजिक अंकेक्षण आपने अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या सीईटी या आपने आरएस दिया है, तो वहाँ भी ये टॉपिक आता है। उसको भी मैं आराम से आपके साथ पूरा शेयर करूंगी। राजस्थान में लोक सेवाओं की गारंटी वितरण की जो गारंटी है ना, 2011 अधिनियम, उसको भी डिटेल से मैं पढ़ा दूंगी। राजस्थान सुनवाई का अधिकार और अधिनियम, तो ये आरएस परी में जो आता है ना, वो जोड़ दिए हैं सारे। तो यानी कि राजस्थान का एग्जाम है, तो राजस्थान के सारे आयोग जोड़ दिए हैं। आपको आयोग ज़्यादा पढ़ने हैं। चाहे ये देखो, ये सूचना का अधिकार मैंने यहाँ तो नहीं लिखा, वो जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम है ना, ये 2012 है, यहाँ लिखा मैंने 11, लेकिन यहाँ 11 ये अलग है, गारंटी वाला 11, और ये 12 अधिनियम वो है। तो इन सब के अकॉर्डिंग अब हमारा नेक्स्ट में स्टार्ट होगा पदानुक्रम का सिद्धांत, जो संगठन के सिद्धांत में आता है। एनसीईआरटी बुक में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। जो जुलाई में हुआ था 2025 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, हमारा सिलेबस चेंज हो गया, सितंबर में ही ऐसा आया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग नई बुक तो आपको लानी नहीं है, आप आरबीएससी एनसीईआरटी जो भी बुक है ना, उनके अनुसार ही पढ़े। और नए टॉपिक है तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और ज़्यादा नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं सारे टॉपिक।
लोक प्रशासन को सरकार में क्या और कैसे के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ये किया था, आपको पता ही है किसने किया था, मार्शल ई डिमांड ने किया था। किसने किया था? मार्शल ई डिमांड ने किया था। इसका डी राइट है, क्योंकि इनको जो परिभाषित किया था, देखो, लोकपाल और प्रशासन को सार्वजनिक नीतियों पर से जोड़ा था। किसने? एल.डी. वाइट ने। वुड्रो विल्सन ने कानून के विस्तृत रूप में परिभाषित किया था, विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में। किसने? वुड्रो विल्सन ने। किसको? लोक प्रशासन को। गोल्डमिस्क ने ना इसने लोकस और फोकस के रूप में परिभाषित किया था, जबकि मार्शल ई डिमांड ने इसको सरकार में क्या और कैसे के रूप में परिभाषित किया है। दूसरा पर्सन है डी, और सॉरी दूसरा पर्सन है ये, डी आंसर राइट है। दूसरा पर्सन आपको बता दूं मैं, लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए लोक्स और फोकस के सिद्धांत की रचना किसने की थी? तो किसने बताया? तो ये तो मैंने अभी बताया आपको, और ये आया है रॉबर्ट ई। ये क्या और कहाँ लोक्स और फोकस पे इन्होंने जोर दिया था। प्रशासन का कार्यों को पूरा करना, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो प्रशासन के दो दृष्टिकोण है हमारे लोक प्रशासन में, परंपरागत, आधुनिक। अभी नया जोड़ा गया है समकालीन दृष्टिकोण। 3 दृष्टिकोण जोड़े गए, तो समकालीन दृष्टिकोण का भी टाइम मिलेगा तो मैं उसे पूरा कराऊंगी, लेकिन परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण करवा ही लूँगी जल्दी से ही। और अभी जो मैंने बताया ना, परंपरागत, आधुनिक और समकालीन दृष्टिकोण, ये राजनीति में जोड़ा गया, सॉरी पॉलिटी में चेंज हुआ ना संविधान, अरे सॉरी सिलेबस, उसके अंदर। लोक प्रशासन में तो इसका अर्थ क्षेत्र प्रकृति ही है, मैं वापस भूल रही थी अभी। और उसके बाद ये रहा इसका आंसर, प्रशासन का कार्यों में, ये मैंने बताया ना अभी आपको। तो ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो सारे ऑप्शनों को, लेकिन एक ही करता है ना, ये सभी कर्मचारियों की बात करता है। एकीकृत दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, सरकार के तीनों अंग जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका आती है, तीनों पर ये कार्य करता है। लेकिन ये देखोगे संकीर्ण, केवल लोक प्रशासन के कार्यों का ही परिभाषित यानी करता है, या दृष्टिकोण है वो दर्शाता है, ये है संकीर्ण दृष्टिकोण। कौन सा है? इसका अंदर ये राइट है, लोक प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण, ये राइट है। मैक्स वेबर के प्राधिकरण का अर्थ होता है सत्ता को कितने रूप बताए, प्रकार बताए थे। तो ये मैंने सत्ता, शक्ति, सत्ता और वैधता का टॉपिक डाला हुआ है, पॉलिटी में भी है, और यहाँ से प्रश्न यहाँ इसमें भी दिया है, पता नहीं कैसे। ये मैक्स वेबर है ना, इसलिए दिया था। तो 5A यानी कि ए में 5, बी में 3, सी में 4, डी में 7 बताए हुए हैं, लेकिन ये 3 प्रकार हैं। इसका बी राइट है। 3 प्रकार के यानी कि परंपरागत, करिश्माई और तार्किक, वैधानिक, सत्ता, ये 3 प्रकार हैं। और गैंग प्लैंक की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? तो ये तो कई बार आपने पढ़ा ही होगा और आराम से हम समझते भी हैं, हेनरी फ्योल हैं इसके। और ये मीनो बुक है ना, तीनों मीनो बुक के मैंने नोट्स आपको दिए हुए हैं। तीनों मीनो बुक है ना, मीनो बुक थर्ड था ना, उसके अनुसार सहकारी संस्थाओं के बीच में समन्वय की कमी को दूर करने, मैंने बच्चे लिख दिया लेकिन यहाँ बीच में लिखना था, दूर करने के लिए कौन सी संकल्पना का प्रस्तुत की गई? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी थी? तो इसमें अंतर, ये बी राइट है इसका। परंपरागत जो विचारधारा थी, ये नौकरशाही पुनर्गठन है ना, इसको परंपरागत विचारधारा कहते हैं। और ये जो है ना, उसके बाद कह रहे हैं ये कृत्रिम, तो ये एआई आधारित हो गई। एआई तो वर्तमान उस समय था ही नहीं, जैसे नवलोक प्रबंध किया तो या एआई कह दो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और निजीकरण होता ही नहीं, तो ये अंतर संचालनीयता इस पर प्रस्तुत की गई थी, इन कमी को दूर करने के लिए, यानी कि तीसरा मीनो बुक सम्मेलन हुआ था। उसके बाद है ये मीनो बुक है 2008 में हुआ था, हेनरी फ्योल द्वारा दी गई प्रबंधीय गतिविधियों में POCC के तीसरे सी का क्या, पूर्ण शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि तीसरे सी का। तो 3 सी दिया था इन्होंने, एक तो दिया था कमांड, एक कोऑर्डिनेशन और एक कंट्रोल, एक कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर कहाँ होगा? संचार तो था ही नहीं, शायद होगा आगे हम देखते हैं ना, वो पूरा समझेंगे। यानी कि पहला था P प्लानिंग, तो इसके अंदर प्लानिंग, और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर संगठन, तो ये तो 2 तो है भी नहीं इसमें ऑप्शन में भी। तीसरा है कमांड जिसे कहते हैं, ये तीसरा है गया, देखो तीसरा कमांड। चौथा कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, और चौथा है 5वां जो है वो कंट्रोल है। क्या है? कंट्रोल जिसे कहते हैं नियंत्रण। तो संचार तो ये था ही नहीं ना, ऐसे भी आप मिला सकते हो। तो तीसरा कौन सा था? आपको ऐसे ही करना, राइट, कंट्रोल, और सॉरी कमांड, कंट्रोल नहीं कमांड। और ये रहा कमांड, जैसे आप देखा तीसरा का ना, ये कमांड, तीसरा सी, दूसरा सी ये है, और ये चौथा सी है। इन तीन ही सी लगातार थे, बाकी PO ही था। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। इंग्लिश में याद रखोगे तो कुछ भी नाम बोल, यानी कि आपको घुमा फिरा के दे देंगे ना, फिर भी याद कर लोगे। और मैंने आपको बताया वो आए वहाँ। ये तो अभी MCQ में वापस से नए सिरे से लोक प्रशासन शुरू कर रहे हैं सभी, और फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री के भी आपके पास वीडियो आते रहेंगे। तो अभी प्रेरणा,
जो 8वां प्रश्न है वो अभिप्रेरणा ERGC विचारधारा किसके द्वारा दी गई। तो अभिप्रेरणा से पहले वाली वो नहीं दी गई, अब्राहम मास्लो वाली वो नहीं दी, अब ये दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया था ये, तो ये दिया गया था क्लेंटन एल्डर द्वारा दी गई थी दूसरा। अब जबकि अब्राहम मास्लो ने का सिद्धांत का छोटा स्वरूप प्रस्तुत किया था क्लेंटन एल्डर द्वारा, है ना। ए डफर ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप। निम्नलिखित में से वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो विक्टर एच ब्रूम है। और उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नियंत्रण के सिद्धांत को तो सभी करते हैं ना, आपको पता ही है, क्योंकि कार्य व्यक्ति होगा तो उसका कार्य भी होगा, कार्य होगा तो उसका स्थान यानी मुख्यालय भी होगा, मुख्यालय यानी कि ऑफिस होगा तो समय पे वहाँ जाना भी होगा। एक व्यक्ति है उसका जो भी पोस्टिंग है तो वहाँ वो समय पर जाएगा, निश्चित स्थान पर, स्कूल में है तो स्कूल में जाएगा, कहीं और मुख्यालय हर कोई जो पोस्टिंग होती है आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, है ना कि नियंत्रण, तो आपको ये सभी होगा उसके अंदर। तो इसके अंदर 1 2 3 4 सभी राइट है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं है। तो इंग्लिश में 3 शब्द याद रखना जो हर्बर्ट साइमन ने दिए थे, इंटेलिजेंट, डिजाइन और चॉइस। इंटेलिजेंट यानी बुद्धि, डिजाइन यानी आपको पता है बुद्धि, बौद्धिक प्रक्रिया वगैरह, और उसके बाद आपको देखोगे तो चॉइस यानी कि चयन करना, आपको क्या चयन करते हो, तो इसके अंदर शोध प्रक्रिया नहीं है। जबकि चौथा चरण समीक्षा जेम्स जी मार्क ने दिया था। ये 3 चरण तो दिए थे हर्बर्ट साइमन ने, जबकि चौथा चरण इन्होंने दिया था। लेकिन इन 3 चरणों का ही बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। किस प्रतिमान में पहली बार शोर की अवधारणा का प्रस्तुत किया था। तो ये थी शैनन और वीवर की। किसकी थी, शैनन और वीवर की। तीसरा प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य क्षेत्र प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं है। तो इसमें शिक्षा है ना, वो शामिल नहीं है। क्या है, शिक्षा नहीं है। ये प्रतिवेदन भी मैंने बहुत डिटेल से वहाँ पढ़ाए थे, लेकिन अब तो ये टॉपिक भी हट गया तो हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्रशासनिक सुधार आयोग से प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा JB वाटसन द्वारा प्रबंध और नेतृत्व, यह है नेतृत्व का, के मध्य अंतर व्याख्या हेतु 7S निम्न में से नहीं है। तो ये दिए हुए थे, उसके अंदर चयन है ना, सिलेक्शन, ये नहीं है। स्ट्रेटजी है, स्टाइल है, स्किल है। तो अब जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको तो इसके सारे साथ ही साथ वो सभी मैं बताऊंगी डिटेल से। पहले मैं आपको बता दूंगी पेपर कैसा बनता है और कैसा आता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, उसका जो किस प्रतिवेदन में E-गवर्नेंस की बात की गई है, तो इसके अंदर कितने थे वो मैं बता दूं। जबकि 11वां जो रिपोर्ट थी, ये 11वीं रिपोर्ट थी और ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो 2005 में आया था, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, है ना। और इसका कार्यकाल समाप्त हुआ था 13 मई 2009 को। और इसने 15 प्रतिवेदन दिए थे। कितने, 15 प्रतिवेदन दिए थे। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20 प्रतिवेदन दिए थे, ये भी याद रखना। तो RTI अधिनियम की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकरण के प्रकरण यानी कि जो अनिवार्य बताती है, वो धारा 4A-B में। कितनी है, धारा 4A-B में अग्र सक्रिय और प्रकटीकरण। ये देख सकते हो लोक प्राधिकरण की बाध्यता है और ये है धाराएं। अभी ये धारा 4A तो एक तो यहाँ आ गई, ये रही धारा 4(2) में, है ना, याद रखना। धारा तो 4A की है, उसके अंदर भाग 2 है, यानी कि B कह दो या 2 कह दो। बस अब 2 प्रश्न रहे हैं, जल्दी से पूरा करते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किस रिपोर्ट को लोकपाल लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्या है। तो मैंने एक ही आंसर ही लिखा है। लोकपाल के पद की सृजन की जो संस्तुति सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई। तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था। 5 जनवरी 1967 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो ये थे MCQ। अब हम स्टार्ट करेंगे लोक प्रशासन का। जो कल वीडियो मिलेगा आपको, संगठन के सिद्धांत कह दो या लोक प्रशासन के सिद्धांत जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स दूंगी। वो भी NCERT, RBSE, कलाम नोट्स, नाथ बुक, इन सबको मिला कर दूंगी।